तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे होता है। एक मैंने आपको जैसे अभी तक जो भी पढ़ाया तो उसमें से कुछ और पॉइंट्स जो है मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि ऐसे पूछेगा कि हु डेवलप्स वेव थ्योरी। ठीक है ना, वेव थ्योरी को किसने डेवलप किया? वेव थ्योरी ऑफ लाइट को किसने डेवलप किया या किसने दिया? हु गिव्स, हु हैज गिवन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्रिश्चियन हाइजन, CHRISTIAN। क्रिश्चियन हाइजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को दिया था। ठीक है ना। और इसमें क्या पूछेगा कि इसमें जो वेव्स होती है ना, जो वेव होती है जैसे लाइट वेव होती है तो वो अपने साथ क्या कैरी करती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि लाइट वेव्स अपने साथ क्या कैरी करती हैं, क्या कैरी करती हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि लाइट वेव्स अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करती हैं। एनर्जी का मतलब ऊर्जा और मोमेंटम का मतलब संवेग। ठीक है ना। एक्चुअल में जो वेव्स होते हैं ना वो फोटोन्स की तरह होते हैं। तो फोटोन के पास दोनों चीज़ होती है, एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होती है। ठीक है ना। तो हाइजन ने ऐसा एज्यूम किया था कि, है ना, हाइजन ने ऐसा एज्यूम किया था कि जो वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना। हाइजन ने ऐसा एज्यूम किया था। हाइजन का एजम्पशंस क्या था? हाइजन एजम्पशंस था कि जो वेव्स होती है ना, जो वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है ना। तो दो तरह का वेव होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल का हिंदी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप चाहो तो नेट पे एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लेकिन हाँ इसका मतलब मैं समझा सकता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या मतलब होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब होता है, जैसे एक्चुअल में वेव जो होती है ना, कोई भी जो वेव्स होती है तो वेव्स का दो चीज़ होता है। एक होता है उसका वाइब्रेशन। वेव्स के पास दो चीज़ होती है, क्योंकि वेव्स के पास जो पार्टिकल होती है ना उसी के पास दो चीज़ होती है। एक वाइब्रेशन होती है और दूसरा होता है आपका इसका मोशन, मतलब पार्टिकल का मोशन, है ना। मोशन ऑफ पार्टिकल्स या मोशन ऑफ वेव पार्टिकल्स, है ना, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है और जो पार्टिकल की मोशन होती है दोनों के बीच, तो कई बार ऐसे होता है कि पार्टिकल जैसे इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है और इस इधर ही बढ़ रही है, मतलब वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो ऐसे और ऐसे है, और अगर मोशन का भी डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है ना। और एक बार ऐसे होता है कि वाइब्रेशन ऐसे हो रही है लेकिन जो मोशन है वो ऐसे हो रही है, इधर वेलोसिटी है। ठीक है ना, लेकिन जो मोशन है वो उस तरह से हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ये होता है, ठीक है ना, कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो कैसे होती है, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, वो कैसे होता है। ठीक है ना। देखिए
ऐसा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब होता है ऐसा वेव्स जो अपने वाइब्रेशन के डायरेक्शन में ही चले। मतलब वेव इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है और इसी डायरेक्शन में चल भी रही है, ऐसा। ठीक है ना? मतलब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते होते आगे भी बढ़ रही है, ये वाइब्रेट भी हो रही है और आगे भी बढ़ रही है, वाइब्रेट भी हो रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो यहाँ से ऐसे वाइब्रेट हो रही है, फिर ये वेव यहाँ पे आ गई, फिर ये यहाँ पे आ गई। मतलब इसका चलने का डायरेक्शन भी यही है और वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी यही है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा वेव्स जिसका ये अगर मोशन का डायरेक्शन और वाइब्रेशन का डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो, तो हम ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो जो लाइट है ना, जो लाइट वेव्स है, लाइट्स वेव्स है, इसके बारे में हाइजन साहब ने बताया था कि लाइट वेव्स, पहले बताया था कि लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, जो कि आगे चलकर गलत हो गया। ठीक है ना? लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती है। तो लाइट कैसा वेव होती है? तो लाइट होती है ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है? ट्रांसवर्स स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, स्पेलिंग गलत है, एक मिनट। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स कैसा होता है? ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, है ना? तो ट्रांसवर्स वेव वो होता है कि अगर वेव का वाइब्रेशन का डायरेक्शन ऐसे है, वेव में जो पार्टिकल्स हैं उसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन ऐसे है। वाइब्रेशन को हिंदी में बोलते हैं कंपन। ठीक है ना? वाइब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंपन। स्पेलिंग गलत है, ये वाला नहीं होगा, कंपन। हाँ, अब सही है। कंपन का डायरेक्शन अगर ऐसे है, लेकिन वेव का चलने का डायरेक्शन या तो ऐसे है, मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रही है लेकिन चल रही है इस तरह से, तो या तो वाइब्रेशन ये हो और मोशन इस डायरेक्शन में हो, या फिर वाइब्रेशन ऐसे हो और मोशन इस डायरेक्शन में हो। ठीक है ना? तो ऐसे वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। तो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की तरफ होता है, ये बहुत बाद में पता चला। ठीक है ना? अब लाइट वेव्स को क्या क्या एज्यूम किया गया? ठीक है ना? लाइट वेव्स वेयर एज्यूम्ड टू बी ट्रांसवर्स। तो बाद में लाइट वेव्स को ट्रांसवर्स ही एज्यूम किया गया। तो लाइट वेव्स कैसा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। उसके बाद और हाइजन थ्योरी के बारे में हमें और क्या पॉइंट्स याद रखनी चाहिए? हाइजन थ्योरी के बारे में हमें और ये पॉइंट्स याद रखना चाहिए कि जो हाइजन थ्योरी था ना, वो इंटरफ्रेंस एंड डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन कहिए या डिफ्रैक्शन कहिए, कई लोग डाइफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, कई लोग डिफ्रैक्शन प्रोनाउंस करते हैं। तो इन दोनों फेनोमेनन को, ये क्या है? डाइफ्रैक्शन, और ये क्या है? ये है फेनोमेनन ऑफ लाइट। तो हाइजन थ्योरी जो था, इनके फेनोमेनन को उसने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब हाइजन थ्योरी के आधार पर ये भी समझ में आया लोगों को और ये भी समझ में आया और दोनों वैलिड भी हुआ। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ कि जो दूसरा प्रॉपर्टी है ना, जैसे दूसरा और भी लाइट का फेनोमेनन है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑल्सो द फेनोमेनन ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये लाइट का फेनोमेनन है। और क्या है? क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये भी लाइट का फेनोमेनन है। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है ना? इन दोनों को एक्सप्लेन करने में हाइजन थ्योरी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हाइजन थ्योरी could not explain these two phenomenon of light, these two phenomenon of light।
हाइजन थ्योरी जो है इन दो फेनोमेनन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं करने सका। ठीक है, हाइजन थ्योरी इंटरफेरेंस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, डायफ्रैक्शन को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइजन थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, हाइजन थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए हाइजन थ्योरी के बारे में, और वो क्या याद रखना चाहिए, जैसे ये सब तो हमने बता दिया था, ठीक है ना। हाँ, और हमें एक पॉइंट क्या याद रखना चाहिए, जो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है ना, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। वेव फ्रंट ऑफ, है ना, वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी किसने दिया, वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी किसने दिया, उसको भी हाइजन थ्योरी ने ही दिया। वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट ऑल्सो गिवन बाई हाइजन्स थ्योरी, ऑल्सो गिवन बाई हाइजन। ठीक है ना, थोड़ा लिखने का स्टाइल आज थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा चीज हमें मिलता है कि जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास वेव फ्रंट है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है ना, वेव फ्रंट कई बार पूछ देता है, जैसे आपको ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, सोर्स जो होता, सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से लाइट निकल सकती है, तो आपको पूछेगा कि पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट क्रिएट करती है। ठीक है ना, तो हम एक तरफ हम बता रहे हैं सोर्स को और दूसरी तरफ बता रहे हैं वेव फ्रंट को। WF का मतलब होता है वेव फ्रंट। ठीक है ना, एक तरफ सोर्स है, दूसरी तरफ वेव फ्रंट है। तो सोर्स अगर पॉइंट है, अगर पॉइंट सोर्स है, पहले नंबर पे पॉइंट सोर्स ही लेते हैं, तो पॉइंट सोर्स ऑलवेज स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करती है। पॉइंट सोर्स ऑलवेज कैसा वेव फ्रंट क्रिएट करती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाती है। दूसरा होता है हमारे पास लाइन सोर्स। लाइन सोर्स मतलब ऐसे है आपका, ठीक है ना, ऐसे है लाइन सोर्स, इसको हम बोलते हैं लाइन सोर्स। तो लाइन सोर्स कैसा वेव फ्रंट बनाती है, तो लाइन सोर्स बनाती है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये याद रखिएगा, ये टर्म, मतलब ये सब फैक्ट्स है जो पूछ सकता है आपको। ठीक है ना, अब ये कैसे बनाता है, मान लेते हैं कि अगर ये लाइन सोर्स है तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो निकल रहे होंगे, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, यहाँ से भी ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो कुल मिलाकर देखोगे तो यहाँ पर ना एक सिलिंड्रिकल शेप की चीजें बन जाती है ऐसे। ठीक है ना, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप की चीजें बन जाती है। तो ये जो सिलिंड्रिकल शेप का बनता है ना, इसे ही हम बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक तालाब में चले जाइए। ठीक है ना, तालाब में चले, पॉइंट सोर्स को आपको समझाता हूँ। तालाब में जाकर पानी में एक पत्थर का टुकड़ा आप बस ड्रॉप करिए, यहाँ पर इसको ड्रॉप करना है। तो आप जैसे ही पत्थर का टुकड़ा ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ इस तरह का एक वेव फ्रंट बनना शुरू हो गया, ये गोल गोल बनता है। ठीक है ना, ये जो गोल गोल बनता है ना, ये जो गोल गोल बनता है, इसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो पानी के टुकड़े में, सॉरी, पानी में हमने पत्थर का टुकड़ा फेंका था, मतलब हमने सिर्फ एक पॉइंट क्रिएट किया था। अब यहां से छोटी छोटी वेव्स ऐसे बनना शुरू हो गई, और वेव्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चारों तरफ इक्वली ये बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, और ये चलती है, कुछ देर चलने के बाद ये शांत हो जाता है, फिर से वापस वैसे हो जाता है। ठीक है ना, तो हमने एक पॉइंट डिस्टर्ब किया। ठीक है ना, तो डिस्टरबेंस जो है
एक्चुअल में जो वेव क्रिएट्स होता है ना, वेव, तो वेव्स के क्रिएट होने का कारण ही है डिस्टरबेंस। जहां कहीं पर भी डिस्टरबेंस होती है वहां पर वेव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, DISTURBANCE, डिस्टरबेंस। ठीक है ना, ये बी है आपका, ये आपका बी है। जहां कहीं पे भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वहां पे वेव फ्रंट मतलब वेव्स का कॉन्सेप्ट आता है, और वेव्स का कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो वेव फ्रंट कहलाएगा, वेव फ्रंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये दो हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास लाइट रेज। जैसे लाइट रेज ऐसे जा रही है, मतलब पैरेलल लाइट रेज जा रही है, तो लाइट रेज अगर इस तरह से जा रही है ना, तो ये बनाती है प्लेन वेव फ्रंट्स। ये कैसा वेव फ्रंट बनाती है? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट बनाती है। तो इस तरह से हमारे पास वेव फ्रंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे पाथ पढ़ चुके हैं, फेज पढ़ चुके हैं, पाथ डिफरेंस पढ़ चुके हैं, फेज डिफरेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये सब वेव फ्रंट पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ चुके हैं। ये वाला एक चीज मैंने बताया था आपको, जैसे E इक्वल्स टू जो E1 प्लस E2 मैंने जो बताया था ना, इसमें हम फाइनल कंक्लूजन पे निकले थे कि इसका रिजल्ट आया था A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा थीटा, और E1 की वैल्यू था A साइन ओमेगा टी, और E2 की वैल्यू था B साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करके हम ऐसा निकाल रहे थे। तो ये जो सॉल्यूशन का स्टेप्स होता है ना, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब जैसे देखिए यहां पर रिजल्टेंट के बारे में हमने दो तीन चीज पढ़ लिया था। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, या एक दो पॉइंट और है कंस्ट्रक्टिव के बारे में, वो बताता हूं पहले, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव बताएंगे। तो जब भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज समझ लो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला जो सवाल पूछेगा ना, इसमें पहला जो सवाल पूछेगा वो आपसे पूछेगा फेज के बारे में, फेज एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा पूछेगा आपको एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में पूछेगा। एम्पलीट्यूड के साथ साथ आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी देख लेना। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग होता है और फ्रीक्वेंसी अलग होता है। उसके बाद टाइम पीरियड देख लेना, टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। जो पूछेगा और मैंने नहीं बताया है वो है आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स है ना, या इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटेंसिटी का एक रूल होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, अभी इसी पे चर्चा करेंगे कि इंटेंसिटी का क्या होता है। तो इंटेंसिटी से रिलेटेड दो चीजें पूछती है, एक पूछता है आपका आई मैक्स और एक पूछता है आई मिनिमम। ठीक है, उसके बाद और पूछता है आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में भी आपको ए मैक्स पूछता है और ए मिनिमम पूछता है, ये सब अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि जैसे एम्पलीट्यूड के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड के बारे में मैं बता रहा था। तो एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं
उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एम्पलीट्यूड है, TOD एम्पलीट्यूड। तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ए मैक्स की वैल्यू होती है ए प्लस बी, क्योंकि हमने शुरू में याद करिए हमने वेव्स कैसा लिया था, E1 बराबर लिया था ए साइन ओमेगा टी, और E2 बराबर लिया था हमने बी साइन ओमेगा टी एन प्लस 5, ऐसा लिया था। तो इसमें से अगर मैं बात करूंगा ए की, तो ए को हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव और बी को बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इवन वेव्स, इवन waves. And what is B? B is amplitude of E2 waves, amplitude of E2 waves. तो अगर हम दोनों वेव्स को अगर हम इंटरफ्रेंस कराते हैं, इन दोनों वेव्स को अगर हम इंटरफ्रेंस कराते हैं, तो इंटरफ्रेंस के बाद या तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगी या तो घटेगी। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रही है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रही है तो इंटरफ्रेंस का जो पैटर्न होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड घट रही है तो इंटरफ्रेंस का जो पैटर्न होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमें अगर ए मैक्स और ए मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ए मैक्स को हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए मिनिमम लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कैसे आ गया, सर ये कैसे आया सर, ठीक है ना। इंटेंसिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन हम पहले जानना चाहते हैं कि ए मैक्स की वैल्यू हमने ए प्लस बी और ए मिनिमम की वैल्यू ए माइनस बी कैसे लिखा, ठीक है। तो यहां पर देख लो, ये तो आपका जो आप ऐसे सोचो कि जो ए की मैक्सिमम वैल्यू है वो तब होती है जब ए एंड बी के बीच में जो थीटा होगी वो 90 डिग्री होगी, सॉरी 90 नहीं 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है ना। आप ऐसे सोच लो 0 डिग्री होगी। तो अगर ये 0 हो गया तो ए मैक्स का फॉर्मूला क्या था, याद करिए, ए मैक्स का फॉर्मूला था ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसा था। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम ड्राइव किए थे, याद करिए आप। तो इसकी अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, तो थीटा पर डिपेंड करती है। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई या अगर थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, तो अगर थीटा 0 हुआ तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो इसको हम 1 रख दिया, 1 को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो वैल्यू आएगा वो ए प्लस बी आ जाएगा, आप देख लो। तो ये जो ए आया है इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हाट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। किसी किसी बुक में ना आपको ए को आपको A1 लिखा हुआ मिलेगा और बी को आपको A2 लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, अगर A1 और A2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो A1 प्लस A2 हो जाएगा मैक्सिमम। अब मिनिमम कैसे होता है ये देख लो, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना, मतलब E1 चल रहा है ऊपर और E2 चल रहा है नीचे, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर चल रहा है तो उसी समय E1 नीचे चल रहा है, E2 नीचे चल रहा है, जब E1 ऊपर चल रहा है तो E2 नीचे चल रहा है, तो इस केस में जो थीटा होगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, ये होता है -1, ठीक है ना, ये -1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू -1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी ना, ए की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी।
ठीक है ना, या तो a माइनस बी बोलेंगे, या फिर अगर a1 और a2 के टर्म में लिखना है तो a1 माइनस a2 लिख सकते हो, डिपेंड करता है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे कि एमैक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो कुछ मत करना भाई साहब, आप सिंपली देख लेना, अगर दो वेव्स दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों से इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कि मेरे पास बोल रहा है कि E1 इज इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी एंड E2 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। हमें पूछेगा कि अगर वेव्स का इक्वेशन ऐसा है तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो ए मैक्स तो हम देख देंगे, ये आपका A1 और ये A2 है, तो 5 + 10 डायरेक्ट कर देंगे 15, खत्म। और ए मिनिमम पूछेगा, तो ए मिनिमम पूछेगा तो अब 5 में से 10 तो घटा नहीं सकते हैं, तो 10 में से 5 घटा लो, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 5, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 5। तो इस तरह से हम ए मैक्स और ए मिनिमम हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ए मैक्स का वैल्यू फॉर्मूला याद रखना, ए मैक्स बराबर a + b एंड ए मिनिमम इज इक्वल्स टू a - b, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इंटेंसिटी की, ठीक है ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ वेव, जैसा कि मैंने इसमें बताया था अभी, ये देखो इसमें बताया था मैंने, इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव्स बताया ना, इसमें ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आई मैक्स पूछा जाता है, आई मिनिमम पूछा जाता है, या फिर आई मैक्स बाई आई मिनिमम पूछा जाता है, तीनों चीज पूछा जाता है। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो देख लो कि इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लिया जाए कि अगर ऐसा रिलेशन है, तो अगर हमें लिखना है कि आई का वैल्यू लिखना है, मान लेते हैं आई मैक्स लिखना है, तो आई मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई मैक्स को हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो वेव्स मेरे पास है, हमारे पास दो वेव्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a² + b² + 2ab, ऐसा लिख सकते हैं आई मैक्स की वैल्यू। तो आई मैक्स को इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, इसको हम I1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × √I1 × √I2। कुल मिलाकर जो आई मैक्स की वैल्यू होगी √I1 + √I2 के स्क्वायर के बराबर होगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई मैक्स, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए यूज करोगे तो ये होगा, आप डिस्ट्रक्टिव में जाओगे तो, ठीक है ना, जैसे आपको जैसे एम्पलीट्यूड बताया ना मैंने, एम्पलीट्यूड का दो फार्मूला बताया मैंने आपको, बताया मैंने a + b और बताया मैंने a - b। तो ये जो होता है ना डिस्ट्रक्टिव में यूज होता है, याद रखना, ये होता है डिस्ट्रक्टिव में, अगर वेव डिस्ट्रक्ट हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो ये यूज होगा। अगर वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, IF मतलब इंटरफेरेंस, ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। उसी प्रकार जो आई मैक्स की वैल्यू ये वाली होती है, ये यूज होती है कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज होती है कंस्ट्रक्टिव। और अगर वेव अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो वहां पर आई मिनिमम हो जाता है और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाती है, और ये हो जाती है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। कई बार जो है आपसे ना, कई बार आपसे रेशियो पूछता है, कई बार आपसे रेशियो पूछे देगा, आपको बोलेगा कि आई मैक्स और डिवाइडेड बाई आई मिनिमम का रेशियो बताओ। तो आई मैक्स कितना है भाई साहब, तो √I1 + √I2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
रूट I1 माइनस रूट I2, इसका भी होल स्क्वायर। ये यहां पर आ गया है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में अगर आपसे कोई पूछे कि कोई पूछे कि फाई की वैल्यू 0 डिग्री अगर है, अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, तो आप मान के चलना कि जो इंटरफ्रेंस होगी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरफ्रेंस जो होगी वो कैसा होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी। इंटरफ्रेंस कैसा होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी, ठीक है ना। इंटरफ्रेंस हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव। और अगर फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, अब ये फाई क्या है, फाई है आपका फेज डिफरेंस, ध्यान रखना है ये सब क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस। अगर 180 डिग्री है तब जो इंटरफ्रेंस होगा वो कैसा होगा, 180 डिग्री में जो इंटरफ्रेंस होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। कैसा होती है, डिस्ट्रक्टिव। DES होता है करेक्ट स्पेलिंग, DES, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कई सारे फैक्ट्स हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको केयरफुली हैंडल करें, एग्जाम में कोई गलती ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा मतलब आई मैक्स, आई मिनिमम, ए मैक्स, ए मिनिमम, ये सब आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैंने आपको नहीं बताया है, तो पाथ डिफरेंस मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस मैं बता दूंगा आपको, बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये होता है। और एक होता है आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ऑफ रैंडम फेज डिफरेंस, तो इसको आप ध्यान मत दीजिए, इसके आगे की कहानी जो है। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं आपसे एक चीज आपको पूछ रहा हूं, कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सवाल, हम एक एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया कि कैसा क्वेश्चन, हाँ बोल रहा कि द एम्पलीट्यूड रेशियो, क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन है कि द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्स producing the amplitude ratio of two source producing interference is 3:5, ठीक है ना। the ratio of intensities at maxima and minima, ठीक है ना। the ratio of intensities at maxima and minima, ये सवाल दिया गया है, ठीक है ना। मतलब दो एम्पलीट्यूड है, उसका रेशियो है आपका 3:5 दिया हुआ है, और आपको क्या पूछ रहा है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का आपको ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सवाल है आपका इंटरफेरेंस से ही रिलेटेड ये सवाल है। आपको गिवन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर गिवन है A1/A2 = 3/5। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहाँ पर पूछा Imax/I पूछा है, तो Imax/I के लिए हम कर देंगे A1 + A2 का होल स्क्वायर और बाई A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये A1/A2 दिया हुआ है, तो A1 A2 पता है, एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 5/5 - 3 या 3 - 5 करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। तो देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा जैसे 3
आपका है 3+5, तो 3+5 मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा आपका 64 और डिवाइडेड बाई नीचे 3 - 5 करेंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 1 जो 4 एंड 4 1 जो 4 24, 4 6 जो 24, ठीक है ना, ये आ गया 16 आपका। तो यहाँ पर जो रेशियो आंसर जो होगा वो 16 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज इक्वल्स टू 16:1, सॉरी 16:1 लिखेंगे, ये 4 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा सवाल है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स की जो इंटेंसिटीज होती है उसकी रेशियो गिवन है इज 9:1, रेशियो मतलब अनुपात, ठीक है ना। बोल रहा है कि दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, ठीक है ना, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस। अगर वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उनका पूछा है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज क्या होगा। पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम देखो कैसे, यहाँ पर तो इंटेंसिटीज ही दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है इंटेंसिटीज ही दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग आपको ये करना पड़ेगा। ये 9:1, इसके पहले वाले सवाल में जो हमने किया इसमें देखिए एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ था और इंटेंसिटीज का रेशियो पूछ रहा था, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ था और इंटेंसिटीज का रेशियो पूछ रहा था। लेकिन इस सवाल में क्या दिया हुआ, इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है और इंटेंसिटीज का ही रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, ठीक है ना, तो दो जो तरंगे चल रही है उसकी जो तीव्रता है वो दिया हुआ है और उसी का हमें पूछ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला है कि आई मैक्स और बाई आई मिनिमम, इसका फॉर्मूला हमारे पास, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये था, एक फॉर्मूला था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर था, एक फॉर्मूला ये था। दूसरा जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला फॉर्मूला ये था आपका, तो इस फॉर्मूला को भी हम उसी से ड्राइव किए होंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे I की वैल्यू क्या लिख सकते थे, I को हम A² लिख सकते थे, ठीक है ना, तो अगर हमें रूट I लिखना है तो इसको भी रूट कर देंगे, तो रूट I का वैल्यू हो जाएगा A, तो इसलिए जो I1 है उसको हम A1 लिख सकते थे और जो ये है आपका A2 लिख सकते थे I2 को, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है, ठीक है ना। मतलब जो I1 है रूट I1 A1 को, जैसे I इक्वल्स टू क्या होता था A² होता था, I इज डायरेक्टली इक्वल टू A², तो अगर मैं A की बात करूँ तो A इज डायरेक्टली इक्वल टू रूट I, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम A1 की बात करें तो इसको रूट I1 लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो भी सकता है कि सर आपने बताया कि फार्मूला आपने ये बताया हो, ये आपने फार्मूला बताया, आपको ये फार्मूला आपने बताया सर, और फिर जब वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसके पहले वाले सवाल में, तो वहाँ पर आप जो आई मैक्स और बाई आई में मिनिमम का जो फार्मूला यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा अलग कर रहे हो और यहाँ पे अलग, तो ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं।
तो आप एक चीज़ समझ लो कि जो जैसे मैं लिख दिया हूँ कि a1 प्लस a2 और बाई a1 माइनस a2, ये फार्मूला हमने यूज़ किया इसके पहले वाले सवाल में, ठीक है ना। तो एक्चुअल में a1 को ही हम क्या बोल रहे हैं, रूट i1 बोल रहे हैं, और a2 को क्या बोल रहे हैं, रूट i2 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किसको क्या कह रहे हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सोचो कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कुछ इस प्रकार है, i1 बाई i2, ये गिवन है 9/1। तो अगर हम इस पूरे का रूट ले लेंगे तो ये भी रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 3/1, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमें चाहिए रूट i1 बाई रूट i2, तो रूट i1 और बाई रूट i2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और बाई 1x, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हो गया 3x और प्लस ये हो गया आपका x, और नीचे हो गया आपका 3x और माइनस x। इसका जो भी वैल्यू आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा 4x, नीचे आ जाएगा 2x, तो x ने x को मार दिया, 2 2 4, इसका स्क्वायर था तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 4:1, ठीक है ना। यहाँ पर 2 का स्क्वायर बच गया था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको सॉल्व करके ऐसा आ गया। देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, ये जो i max है और ये जो i minimum है, i max और i minimum की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते थे, जैसे मेरे पास था फॉर्मूला रूट i1 प्लस रूट i2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई रूट i1 माइनस रूट i2, और इस पूरे का स्क्वायर था, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें ना रूट i2 दोनों से कॉमन ले लो, तो रूट i2 ऊपर कॉमन कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, रूट i1 और बाई रूट i2 बच जाएगा, और ये तो कॉमन हो गया है तो ये हो जाएगा +1। नीचे क्या बचेगा, नीचे भी हमने रूट i2 को कॉमन किया है, नीचे भी हमने रूट i2 को कॉमन किया है, तो रूट i2 को कॉमन किया तो नीचे भी बच जाएगा आपका रूट i1 बाई रूट i2, ऐसे भी कर सकते थे इसको, है ना, -1। और इस पूरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे। अब मेरे पास जो फिगर गिवन है वो आपका i1 बाई i2 गिवन है, i1 बाई i2 गिवन 9/1, तो इसका रूट ले लेंगे तो इसका भी रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1। तो ये देखो, ये यहाँ से ये i1 और ये i2 और i2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। i2 और i2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये कैंसिल हो जाता है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वाली वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 3/1, यानी कि 3 लिख सकते हैं, तो 3 + 1 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 3 - 1, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। मतलब अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो, रूट i1 और बाई रूट i2, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ i1 बाई i2, और इसकी वैल्यू हमें पता है 3/1, तो 3/1 को 3 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस के जगह पर हमने लिख दिया 3, और नीचे में भी इसके जगह पर हमने लिख दिया 3, तो ये हो गया 3 + 1, तो 3 + 1, और नीचे हो गया 3 - 1, और इस पूरे का स्क्वायर था तो इसका भी हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2, तो 2 2 4, लेकिन इसका पूरे का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा था जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। यहाँ पर एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक पूछा गया है, PYQ में शायद पूछा गया ये, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बोल रहा है कि बाई हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ, बाई हाइजेंस wave theory of light, we can't explain
can't explain, we can't explain, ठीक है ना, the phenomenon of, we can't explain the phenomenon of, और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं A B C एंड D। तो A को, A में दिया हुआ इंटरफ्रेंस, B में गिवन है आपका, B में गिवन है डाइफ्रैक्शन, ठीक है ना, B में डाइफ्रैक्शन गिवन है। C में गिवन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड D में गिवन है आपका पोलराइजेशन, D में गिवन है आपका पोलराइजेशन, D में गिवन है आपका पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन, ठीक है ना, तो ये सभी चीज आपको, मैंने आपको अभी जस्ट कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताया है कि कौन एक्सप्लेन हो सकता है और कौन एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। ये देखिए मैंने इसमें बताया था आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये एक्सप्लेन नहीं, हाइजन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस टू फेनोमेनन ऑफ लाइट, ठीक है ना। बाकी इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन किया ही था। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसका आंसर, अच्छा वाला आंसर कौन सा होगा? इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया, डाइफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, पोलराइजेशन ऑल्सो एक्सप्लेन किया गया, ठीक है ना। तो हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट में, मतलब हाइजेंस का जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट था, उसमें क्या एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो उसका आंसर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और भी होते हैं, ठीक है ना, और भी एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देख लो, और एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन पूछा है कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज बेसिक टू द फेनोमेनन ऑफ, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, S डॉट P डॉट मतलब सुपरपोजिशन टू द फेनोमेनन ऑफ, सुपरपोजिशन इज बेसिक टू द phenomenon of, basic to the phenomenon of, ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, A B C एंड D, ठीक है, ऑप्शंस 4 दे रखे हैं। पहला है आपका TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा है आपका इंटरफेरेंस, IF मतलब इंटरफेरेंस, तीसरा है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, तीसरा आपका रिफ्लेक्शन है, चौथा है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली किसके लिए बनाया गया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस मिलता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और सरफेस पे टकराई और वापस चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट हवा से आएगी और पानी में चली जाएगी, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में वापस जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये H2O है, ये आपका एयर है। तो इंटरफेरेंस ही सिर्फ ऐसा होता है कि इसमें एक वेव ऐसे आती है और दूसरा वेव ऐसे आती है और दोनों आगे चलकर किसी पॉइंट पर मिलती है। तो जो मिलने की घटना होती है उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है इंटरफेरेंस। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ सर के माध्यम से मुझे बताइए, और एकदम मोस्ट वेलकम है किसी भी बच्चे का, किसी भी प्रोफेशनल अगर कैरियर में आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी का भी मोस्ट वेलकम है। ओके, थैंक यू।